2026 की शुरुआत भारतीय निवेशकों के जैसे मेरे लिए भी पॉजिटिव साबित हुई। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल 9-10 पहले मैंने सस्पेंड किया था। यूट्यूब ने रिव्यू डालने के बाद भी उन्होंने रिजेक्ट किया था अपील बार बार, और इस बार दिसंबर 2025 के एंड में उन्होंने खुद अप्रोच किया, और जब रिव्यू के लिए डाला तो उन्होंने बोला कुछ मिस्टेक हुई है और दे आर पुटिंग बैक माई चैनल। इस तरह से मेरा चैनल मुझे वापस मिल गया, एक्टिव हो गया। होपफुली अब वीडियोस कंटिन्यूसली मैं डाल पाऊंगी। अब भारतीय निवेशकों की बात करें तो उनके लिए पॉजिटिव बात यह है, 2026 में भारत ने प्रवेश किया है कुछ एक्साइटिंग और उत्साहजनक नंबर्स के साथ। वो नंबर्स है इंडस्ट्रियल आउटपुट के जो 2 साल में हाई है 6.7% और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8%। तो ये काफी इंप्रेसिव नंबर्स है। अब ये पॉजिटिव टोन सेट कर देता है 2026 के स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन वही चैलेंज ये भी है, ये मोमेंटम 2026 में कंटिन्यू भी रहना चाहिए। तो आप सभी को 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का अपना वीडियो का टॉपिक होगा 2026 में क्या आउटलुक होगा भारतीय बाजार का। बने रहिए, जुड़े रहिए एंड तक। नमस्ते, जय श्री राम। मैं मनीषा, एमबीए फाइनेंस इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट विद 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एज ए निवेशक आपने 2026 में प्रवेश किया है तो, क्योंकि 2025 में काफी अनक्लियर थी चीजें मार्केट के लिए। क्रिकेट के मैदान में जब भी मौसम खराब होता है, बादल छा जाते हैं, तो बल्लेबाज की प्राथमिकता रहती है अपने विकेट को बचाए रखना जब तक कि मौसम क्लियर ना हो। वैसे ही 2025 में जब स्टॉक मार्केट में मौसम खराब था, चीजें क्लियर नहीं थी, मार्केट काफी टाइम तक रेंज बाउंड ही रहा है ऑलमोस्ट एंटायर ईयर। तो उस वक्त टिके रहना, डटे रहना मार्केट में, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने वो फर्स्ट स्टेप पास कर दिया है टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी, टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है, और ये पेशेंस बहुत कुछ सिखा के जाता है और रिवॉर्ड भी करता है। तो इसी के साथ आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे वेयर डू वी स्टैंड टुडे निफ्टी के परफॉर्मेंस के तौर पे। सेकेंड, हम देखेंगे जो भी ग्लोबल फैक्टर्स है वो कैसे अफेक्ट करते हैं भारतीय बाजार को। फिर देखेंगे जो भी अंदरूनी भारत के फैक्टर्स है तो वो क्या, कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स है और क्या अपनी स्ट्रेंथ है। सेक्टर का आउटलुक देखेंगे उसके बाद, और फिर एंड में हम देखेंगे कि हमें एज ए निवेशक कैसे मार्केट को अप्रोच करना है। तो देखो, सबसे पहले जब हम देखते हैं निफ्टी का परफॉर्मेंस, 2 टाइप के लोग होते हैं मार्केट में। एक होते हैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक, जिनको लगता है मार्केट हमेशा ऊपर ही चलता जाएगा, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो होते हैं पेसिमिस्टिक, और उनको लगता है मार्केट हमेशा डाउन ही चलता जाएगा। लेकिन जो भी हो, हमें अप या डाउन, उससे ज़्यादा सवाल ये है कि आउटलुक एक्चुअली क्या होगा मार्केट का, कैसे रहना चाहिए। और इसी के लिए आज हम ना तो निफ्टी के कोई लेवल्स डिसाइड करेंगे, ना तो हम कोई स्टॉक टिप देंगे। हम बात करेंगे डेटा पॉइंट्स की, जो भी ट्रेंड्स है उनकी, और रिस्क एसेस करेंगे, उसके बेसिस पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से हम जो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं, ये जो भी डेटा हम देखेंगे, और फिर अपने लिए एक बेहतर निवेश का फैसला कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कई सारी जो महंगी गलतियां हैं उनसे बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं। निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है, निफ्टी का 20 साल का जो आप देखोगे ग्राफ, तो 20 साल में कई ऐसे सिचुएशंस आए हैं कि मार्केट में डिप्स आए हुए हैं, लेकिन निफ्टी की जो दिशा है आप देखोगे, जो लॉन्ग टर्म में दिशा ऊपर की ओर ही है। और पिछले 20 साल में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 10 to 11% CAGR से रिटर्न दिए हुए हैं, वो भी कई सारे बड़े क्रैश को सस्टेन करने के बाद। 2008 का क्रैश हुआ, 2013 का, उसके बाद कोरोना का रिसेंट 2020 और 2022 का। इसके बाद एक एवरेज रिटर्न मेंटेन करके रखा है। और वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें
तो निफ्टी का जो पी है, निफ्टी हमेशा 20 to 22 के रेंज के पी में चलती है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर वैल्यू में पी सस्टेन कर रहे निफ्टी लॉन्ग टाइम के लिए, तो फ्यूचर के रिटर्न जो है वो कम हो जाते हैं, स्मूथ नहीं रहते। और हायर लेवल्स को सस्टेन करने के लिए कंपनीज को अपनी अर्निंग्स बढ़ानी पड़ती है, जो रिसेंटली हुआ है 2024-2025 में देखा जाए तो प्राइस ग्रोथ अर्निंग ग्रोथ से ज़्यादा हुई है। तो अगर हायर लेवल पे निफ्टी को सस्टेन करना है तो कंपनीज को अपनी अर्निंग तेजी से बढ़ानी होगी। अब बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की। ग्लोबली अगर इंटरेस्ट रेट काफी टाइम के लिए हाई रहे तो इसका सीधा असर पड़ता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे। अब भले ही भारत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मोटा पैसा तो वही देखेगा कि उनको रिटर्न्स कहाँ पे बन रहे हैं, तो उस वजह से वहां पे वो लोग चले जाएंगे। 2025 में हमने ये देख लिया, तो 2025 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भारतीय मार्केट में कम ही रहा है। अब यूएस की अर्थव्यवस्था और यूएस डॉलर की मजबूती भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मोस्टली यूएस करेंसी मेन है उसमें। तो इसका जब भी यूएस डॉलर मजबूत होता है तो इसका असर हम जैसे डेवलपिंग नेशंस पे आ जाता है। और अगर यूएस की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ती है तो उससे भी आईटी सर्विसेज और एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो जाते हैं। और वैसे भी अभी कई सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, कुछ बिल आने वाला है ट्रेड एक्सपोर्ट्स को लेके, और जो भी ट्रेड डील भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, तो इसका पूरा इम्पैक्ट 2025 ने ऑलरेडी मार्केट ने सह लिया है। अभी आशा करते हैं 2026 में चीजें शायद शेपअप कर ले। और एक बात है जो क्रूड ऑयल को लेके भले ही हम लोग बहुत ताकतवर हो रहे हैं, मजबूत है, लेकिन पूरी तरह से फिर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तेल जो है, तेल के ऊपर हम निर्भर है इंपोर्ट्स पे 80%। तो जब भी तेल की कीमतें बढ़ती है तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है और कंपनीज की अर्निंग्स कम हो जाती है। तो ये सारे रिस्क है, जियोपॉलिटिकल जो भी पॉलिसीज आएंगे, तो ये सारे रिस्क तो बने रहते हैं और उसको फेस करना पड़ेगा। 2026 में देखते हैं अब कैसे क्या चीजें शेपअप होती है। अब बात करते हैं भारत की ताकत की, भारत के जो अंदरूनी फैक्टर्स है जो ग्रोथ ड्राइवर्स साबित होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। हम सबको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मीडियम टर्म में 6 to 7% की ग्रोथ की उम्मीद है, और सरकार अपना कैपेक्स खर्च भी बढ़ा रही है। रेलवेज, सड़कें, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस, इसमें काफी डेवलपमेंट हो रही है। तो इसका जो भी है मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, और आप आपके अराउंड भी ये नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद जो है इंडियन पॉपुलेशन, अब भले ही हम लोग इसके बारे में नेगेटिवली बोलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक ताकत है, क्योंकि जनसंख्या की जो रचना है उसमें युवाओं का जो परसेंटेज है और अर्निंग क्लास का परसेंटेज है वो हाई है, और ये लोग कंज्यूमर्स हैं, ये लोग कंज्यूम करते हैं तो स्पेंडिंग करते हैं, ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, सेविंग्स भी करने वाले लोग हैं और निवेशक भी हैं। तो ऑब्वियसली इससे इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट हो जाती है। और साथ ही साथ एक जो है चीज़ साइलेंटली बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है भारत के परिवारों में। भारत का परिवार अब बढ़ रहा है एफडी की तरफ से इक्विटीज की तरफ। तो अब जो एसआईपी में निवेश होता है वो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ प्लस का निवेश कर रहे हैं भारतीय परिवार। तो ये जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी बनी रहती है, इससे जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स पे निर्भरता कम हो जाती है। साथ ही साथ आप देखोगे तो जो कंपनीज के अर्निंग्स है, कंपनीज की सिचुएशन अभी काफी बेहतर बनी हुई है, कैश फ्लो बेहतर है, डेट्स कम हो रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी सुधर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक नींव बना देते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने निजी और सरकारी कैपेक्स से फायदा उठाते हैं। इनका ऑर्डर बुक मजबूत है और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा चल रहा है। रिसेंटली मैंने मनाली में विजिट किया तो वहाँ पे हमने देखा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा काम कर रही है, काफ़ी एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा है, इनको फॉरेन से भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो मेरा इंडिया ज़रूर बदल रहा है। अब बात करें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की, तो यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ अच्छी बनी हुई है। एनपीएस कई सालों में निचले स्तर पे है, लेकिन ऑफ कोर्स
साइकिल और वैल्यूएशन मैटर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस, ये मेक इन इंडिया कैंपेन और ग्लोबल सप्लाई चेन के बदलाव से फायदा उठा रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म के अवसर है, लेकिन वही कुछ सेक्टर हैं जो जहां पे सिलेक्टिव रहना जरूरी है, जैसे कि आईटी सर्विसेज, ये ग्लोबल डिमांड पर निर्भर है। और एफएमसीजी एवरग्रीन है, लेकिन वैल्यूएशन मायने रखती है। हाई वैल्यूएशन में एंट्री लेने का मतलब नहीं करता है और यहाँ पे फिर अपसाइड लिमिटेड आपको देखने को मिलेगी। हाई रिस्क एरिया माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में होंगे ही, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको काफ़ी देखने को मिल सकती है। तो ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी फरवरी में जो भी बजट अनाउंस होगा, गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी अनाउंस करेगी, साथ ही साथ आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएगी, तो उससे भी कई सारी चीज़ें क्लियर होगी। गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग अपना कहाँ पे कर रही है, वो सेक्टर्स के बारे में हमें पता चलेगा। तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा, इसके ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी रहेगा। अब रिस्क की बात करें तो निवेशक का खुद का व्यवहार ये ज़्यादा रिस्क है रादर देन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। हर बुल मार्केट एक ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर पैदा करता है और कई सारे ऐसे निवेशक रहते हैं जिन्होंने लंबा साइडवेज और गिरता हुआ मार्केट नहीं देखा, तो इसीलिए वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाते और जंप करते रहते इधर उधर। तो अपनी साइकोलॉजी और इमोशंस को कंट्रोल में रखना ये सबसे अहम बात है। सबसे इम्पोर्टेंट, दौलत वेल्थ जो है अनुमान से नहीं अनुशासन से बनती है। संक्षेप में इंडिया की लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी मजबूत है। बिलीव करिए एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कीजिए। 2026 में रिटर्न असमान और वोलेटाइल हो सकते हैं। सो ये था आज के लिए। आई होप इस वीडियो ने आपको मदद की एक सही डायरेक्शन में सोचने के लिए 2026 के लिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए क्या आपका अप्रोच रहने वाला है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जानने के लिए लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में। कीप इन्वेस्टिंग।